टुडे वी आर स्टडिंग अबाउट द एस्परजिलस स्पीशीज़। एक्चुअल में एस्परजिलस आज एक केट का सैंपल था जो पॉजिटिव आया और उसको सबसे पहले डीटीएम मीडिया पर लगाया था। तो डर्मेटोफाइट उसमें एब्सेंट रहा। उसके बाद उसको साथ में डेक्स्ट्रोज सेब्रॉड अगार पे लगाया था। तो डेक्स्ट्रोज सेब्रॉड अगार पे ये देखा कि उसमें एस्परजिलस की ग्रोथ हुई है। तो एस्परजिलस एक ऐसी स्पीशीज़ है जो कि बेसिकली एक सेप्रोफाइट है और एस्परजिलस फ्यूमिगेटस एस्परजिलोसिस करता है। एस्परजिलस की स्पीशीज़ अलग अलग है, जैसे एस्परजिलस नाइगर, एस्परजिलस फ्लेवस और एस्परजिलस टेरस और एस्परजिलस निडुलेंस। तो एस्परजिलस फ्लेवस जो होता है अफ्लाटॉक्सिकोसिस करता है और अफ्लाटॉक्सिन रिलीज़ करता है। एस्परजिलस को एज ए फंजाई इम्परफेक्टाई में डिवाइड किया गया है। ये रैपिडली ग्रोइंग होते हैं। तो इसमें जो स्ट्रक्चर है वो बेस में वेसिकल होता है और वेसिकल केवल एस्परजिलस में ही मिलता है। वेसिकल्स के आसपास फियलिट्स होते हैं और कोनिडियोफोर होता है, ओके, और लास्ट में फूट सेल होती है। तो इस टाइप से ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। नेचुरल हैबिटेट ये है कि एस्परजिलस नॉर्मली यूबिक्यूटस है, एयर में, सॉइल में, वेजिटेशन में मिलता है। एस्परजिलस फ्यूमिगेटस पैथोजेनेसिस पे आते हैं। तो एस्परजिलस फ्यूमिगेटस हीमोलाइसिन्स, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स और अदर टॉक्सिक फैक्टर्स रिलीज़ करता है और इन्वायरमेंट से, इनहेलेशन से और इंजेक्शन से ये आता है। नॉर्मली ये पल्मोनरी इन्फेक्शन करता है और ऑर्गन्स में इसकी ग्रोथ होती है और फाइनली ये ग्रेन्युलोमेटस लीजन्स प्रोड्यूस करता है जिसमें येलोइश ग्रे नोड्यूल्स बनते हैं। इसमें लेबोरेटरी फाइंडिंग्स में आते हैं तो स्पेसिमेन जैसे ग्रेन्युलोमेटस नोड्यूल्स ले सकते हैं, न्यूमोनिक लंग्स ले सकते हैं, फीटल लीजन्स, फीटल स्टमक कंटेंट, मास्टाइटिक मिल्क, कॉटिलेडॉन्स, ईयर स्वैब, स्किन स्क्रैपिंग। तो आज जो केट की ली थी वो थी स्किन स्क्रैपिंग, जिसमें 7 डेज़ के बाद ग्रोथ आई है और इसको जो है मतलब इंक्यूबेटर में नहीं रख के बाहर ही रखा था। तो इसमें इस टाइप की स्पीशीज़ जो एस्परजिलस की है ये इस टाइप से दिखती है। इसमें ये जो ब्लैक ब्लैक डॉट्स हैं ये छोटे छोटे ये कोनिडिया है। ये कलरफुल होते हैं, पिगमेंटेड होते हैं। तो हॉर्स में ये गटरल पाउच माइकोसिस करते हैं, नेज़ल ग्रेनुलोमा करते हैं, कॉर्नियल इन्फेक्शन करते हैं, इंटेस्टाइनल एस्परजिलोसिस करते हैं इन फोल्स। डॉग में ओटाइटिस एक्सटर्ना, क्रोनिक राइनाइटिस, occasionally and generalized aspergillosis with thrombosis of vesicle. Cattle में mycotic abortion, mycotic pneumonia, mastitis और interstitial aspergillosis in coughs. Birds में ब्रूडल निमोनिया और ब्रूडल्स निमोनिया न्यूली हैज्ड चिक्स में होता है, न्यूमोनिया एंड एयर सेक इन्फेक्शन होता है एंड जनरलाइज्ड एस्परजिलोसिस देखने को मिलता है। मैनी एनिमल्स, तो यहाँ हम जो बात कर रहे हैं वो केट की बात कर रहे हैं। तो मैनी एनिमल्स में माइकोटिक न्यूमोनिया है, सुपरफिशियल इन्फेक्शन ऑफ स्किन एंड कॉर्निया है,
माइकोटॉक्सिकोसिस है, ये देखने को मिलता है। ह्यूमन इम्यूनोकम्प्रोमाइज्ड ह्यूमंस आर दोज ऑन प्रोलॉन्ग्ड कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स आर मोस्ट एट रिस्क। Invasive disease can be involved lungs, skin, nasal sinuses, external ears, bronchi, bones and meninges. Inhalation of spore can lead to hypersensitivity state. तो ये लंग्स का पिक्चर है। एक क्वाइन में माइकोटिक न्यूमोनिया है इसमें। इसके बाद में जब डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी करते हैं तो टिश्यू स्क्रैपिंग्स एंड अदर मटेरियल कैन बी एग्जामिन्ड आफ्टर क्लियरिंग 10% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और बाय मॉडिफिकेशन ऑफ दिस मेथड हिस्टोपैथोलॉजिकल सेक्शन शुड बी प्रिपेयर्ड एंड एग्जामिन्ड वॉट एवर पॉसिबल. These are stained by pass stain or methenamine silver stain, and septate hyphae invading the tissue should be noted. तो ये जो हिस्टोपैथोलॉजी करते हैं इसको हम पास स्टेन से या फिर मिथेनामीन सिल्वर स्टेन से स्टेनिंग करते हैं. आइसोलेशन जैसे हमने भी सेब्रॉड डेक्स्ट्रोज अगार पे आइसोलेट किया है इसको. सेब्रॉड डेक्स्ट्रोज अगार में ऑलरेडी क्लोरमफेनिकॉल होता है. एस्परजिलस जो होता है साइक्लोहेक्सामाइड से सेंसिटिव होता है. साइक्लोहेक्सामाइड नहीं डालते हैं. ओके, साइक्लोहेक्सामाइड डालेंगे तो इसकी ग्रोथ नहीं आएगी. तो इसमें हमने जैसे स्किन स्क्रैपिंग लगाई थी, इसको हमने 7 डेज तक इंक्यूबेट किया. यहाँ पर 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 डेज तक इंक्यूबेशन का बताया गया है. इसकी द कॉलोनीज यूजुअली अपेयर्स इन 2 to 3 days. एस्परजिलस फ्यूमिगेटस कैन टॉलरेट टेम्परेचर अप टू 45 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन हमने कॉलोनीज़ इसकी देखी. मेरी वाली जो कॉलोनी थी वो कुछ इस टाइप की थी. तो मैं ये कहूँगा कि इस टाइप की जो ब्लैक कॉलोनी आई थी मेरे इसमें, इसका एक पिक्चर भी है मेरे पास. तो ये बेसिकली एस्परजिलस नाइगर है जो सेब्रॉड डेक्स्ट्रोज अगार पे आया है. ओके, ओके. तो जो फ्यूमिगेटस की कॉलोनी है वो इस टाइप की दिखती है. फ्यूमिगेटस की कॉलोनी मतलब हल्की सी इसमें ग्रीनिश कॉलोनी होती है ये. और जब डेक्स्ट्रोज सेब्रॉड डेक्स्ट्रोज अगार पे लगाते हैं तो ये एस्परजिलस नाइगर की कॉलोनी है जो कि इस टाइप की दिखती है. तो मेरे पास जो कॉलोनी है उसकी प्लेट में दिखा रहा हूँ. ये मेरे पास की कॉलोनी है जो आज ग्रो हुई है और इसका बहुत ही क्लियर पिक्चर आया है. इसमें देखेंगे कि सेंटर में इसमें ब्लैकनिंग लिए हुए और ये ग्रीनिश वेलवेटी कॉलोनी है. और ये हमने सेंटर में जो लगाया था वो केट का हेयर्स हैं इसमें. ओके, जो एस्परजिलस नाइगर में ब्लैकनिंग आती है वो बेसिकली ब्लैक कोनिडिया के कारण प्रोड्यूस होती है, क्योंकि इसके जो कोनिडिया होते हैं वो ब्लैक होते हैं. और जैसे जैसे ओल्डर कॉलोनी होती जाती है वो ब्लैक होती जाती है. एस्परजिलस फ्लेवर्स में भी बेसिकली ओल्डर कॉलोनीज जो होती हैं वो येलो वो जो होती है उसमें यंग होती है, लेकिन जो ओल्ड हो जाती है तो येलो ग्रीन कलर की हो जाती है. तो अभी हमने एक ये देखी, इसमें ये येलो ग्रीन कलर की कॉलोनी है. तो ये जब ओल्डर कॉलोनीज जो होती हैं वो येलो ग्रीन हो जाती हैं. माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस बेसिकली हमने
लैक्टोफिनॉल कॉटन ब्लू से ही इसको चेक करा है। लैक्टोफिनॉल कॉटन ब्लू स्टेनिंग इस टाइप से करते हैं कि एक लैक्टोफिनॉल कॉटन ब्लू ड्रॉप डालते हैं और जो माइक्रोस्कोपिक स्लाइड रहती है उसके ऊपर ये कॉलोनी लूप से लेते हैं और मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद में कवर स्लिप लगा के इसको देखते हैं। ओके, तो कवर स्लिप लगाने पे कैसी दिखती है वो मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। ये कवर स्लिप लगाने के बाद कॉटन ब्लू स्टेनिंग से स्टेन करने के बाद में ये इसमें वेसिकल दिख रहा है सेंटर में, ये वेसिकल है। वेसिकल के बाद में सराउंडेड बाय फियलिट्स हैं। फियलिट्स के बाद में चेन ऑफ पिगमेंटेड कोनिडिया है और एक कोनिडिया ये जो पूरा वेसिकल है ये कोनिडियोफोर से अटैच्ड है। तो ये आज का फ़ोटोग्राफ है। इसमें और भी फ़ोटोग्राफ्स लिए हैं। ओके, तो ये इसके आज के फ़ोटोग्राफ्स हैं। तो इसका एक ये स्ट्रक्चर यहाँ है कि बीच में वेसिकल होता है। वेसिकल के बाद में ये आसपास मेट्यूली से घिरा होता है। मेट्यूली के बाद में फियलिट्स होते हैं। फियलिट्स के बाद में ब्लैक कोनिडिया होते हैं। और ये जो पिगमेंटेशन आता है, ब्लैकनिंग जो आती है वो इसी कारण आती है जो सेब्रॉड डेक्स्ट्रोज अगार पे देखने को मिली। तो इसको फाइनली लैक्टोफिनॉल कॉटन ब्लू से स्टेनिंग करते हैं और स्टेनिंग करके हम चेक कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें हम सीरोलॉजी कर सकते हैं। तो कमर्शियल इम्यूनोडिफ्यूजन किट्स फॉर सीरोलॉजिकल डायग्नोसिस फॉर एस्परजिलोसिस आर अवेलेबल। तो अगर करना चाहें तो उसमें हम कर सकते हैं। जनरल डायग्नोसिस, माइक्रोलॉजिस्ट बेस द स्पेसिमेन ऑफ एस्परजिलस, colony pigmentation, size, length of conidiophore and shape and size of vesicle, presence or absence of mutili, position of foliates, size, shape and appearance of the conidia, length of chain of spore and other criteria। ये सब देख करके हम जनरल डायग्नोसिस कर सकते हैं। This requires considerable expertise. However, if the culture is pure and correlates with the histopathological finding, then a presumptive identification can be made of the Aspergilli known to be pathogenic based on their colonial and microscopic appearance. If there is doubt, the culture could be referred to a mycology reference laboratory। तो इसमें ये जो कोनिडिया की साइज़ है, सेकेंड जो म्यूचुअली प्रेजेंट है, एब्सेंट है, या फिर पोजीशन ऑफ फियलिट्स कैसी है ना, ये सब चीज़ें देख करके हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सी स्पीशीज़ है। तो हमारे केस में जो स्पीशीज़ थी वो जो मुझे दिखी, जो मुझे समझ में आई, वो थी एस्परजिलस नाइगर। ओके, तो आज के लिए इतना ही एस्परजिलस के बारे में। थैंक्स।